एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल, विंड, रेन, सनलाइट, टेम्परेचर आदि होते हैं। ये सब एक के साथ एक इंटरैक्ट होकर नेचर में बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स जैसे सॉइल, टेम्परेचर, रेन, ऑक्सीजन आदि को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एक प्रदेश में हुए बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। माने हर इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं। फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, डिजर्ट्स ये सब नेचुरल इकोसिस्टम्स के उदाहरण हैं। गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के उदाहरण हैं। एक पॉन्ड में रहने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को एक बार देखेंगे। पॉन्ड में स्नेल, पॉन्ड स्केटर, टैडपोल्स, टर्टल, डक, मशल्स, लीच, फिश, फ्रॉग जैसे एनिमल्स, वाटर लिली, लोटस, डकवीड, वाटर चेस्टनट जैसे पौधों, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसी तरह एक पॉन्ड में रहने वाले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है। एनवायरनमेंट में हुए बायोटिक कंपोनेंट्स फूड को इकट्ठा करने की पद्धति से उनको 3 कैटेगरीज में विभाजन किया गया। 1 प्रोड्यूसर्स, 2 कंज्यूमर्स, 3 डीकंपोजर्स। ग्रीन प्लांट्स और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया सनलाइट को उपयोग करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को तैयार करते हैं। इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर करने के फूड को खाने के एनिमल्स को हेर्बिवोर्स कहते हैं। इन हेर्बिवोर्स को खाने की एनिमल्स को कैर्निवोर्स कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वालों को ओमनिवोर्स कहते हैं। बैक्टीरिया, फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को डीकंपोज करते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोजर्स कहते हैं। फूड चेन्स, फूड वेब्स और ट्रॉपिकल लेवल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। वह एनर्जी उनको कहां से मिलती है? एनर्जी फूड से मिलती है। एक स्नेक एनर्जी के लिए एक रैबिट को आहार के रूप में लेती है। तब रैबिट में रहने का एनर्जी स्नेक के अंदर फ्लो होती है। फिर रैबिट के अंदर एनर्जी कहां से आती है? वो खाने के पौधों से आती है। पौधों में एनर्जी सन से आती है। माने सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। माने प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन प्लांट्स को फूड के रूप में लेने की हेर्बिवोरस एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को फूड के रूप में लेने की कार्निवोरस एनिमल्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने की बड़े एनिमल्स को टेरिशरी कंज्यूमर्स कहते हैं। यहां ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक चेन की तरह दिखाई दे रही हैं ना? इस चेन में एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए और एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना हम देख सकते हैं। इसी तरह एक इकोसिस्टम में फूड रिलेशंस को दिखाने का चेन को फूड चेन कहते हैं। हर एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स रहते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टेरिशियरी कंज्यूमर्स रहते हैं। इस फूड चेन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें एनर्जी एक कंपाउंड से और एक कंपोनेंट को फ्लो होने को हम देख सकते हैं। एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में होने का एनर्जी फ्लो के बारे में और कुछ बातें अब जानेंगे। प्लांट्स अपने लीव्स पर गिरा सनलाइट में सिर्फ
1% ही फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह पौधों में बने हुए फूड एनर्जी उनको खाने की जानवरों में फ्लो होती है। इस तरह एनिमल बॉडी में फ्लो होने का पूरा एनर्जी उसके बॉडी के रूप में कन्वर्ट होती है क्या? नहीं, क्योंकि फूड के द्वारा मिलने का एनर्जी में ज्यादा तक एनर्जी बॉडी हीट के रूप में बाहर जाती है। थोड़ा एनर्जी डाइजेशन के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए खर्च होती है। सिर्फ बाकी एनर्जी ही उसके बॉडी के रूप में कन्वर्ट होती है। इस तरह एक एनिमल खाने के फूड के द्वारा मिलने के एनर्जी में 90% विभिन्न जरूरतों के लिए खर्च होने के बाद सिर्फ 10% ही उसके बॉडी के रूप में बदलती है। माने ट्रॉपिक लेवल्स में आगे जाते ही नेक्स्ट लेवल्स के लिए अवेलेबल में रखने वाली एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए किसी फूड चेन में भी सिर्फ 3 या 4 लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है। माने डियर में रहने का एनर्जी टाइगर में फ्लो होती है, लेकिन किसी परिस्थितियों में भी वो एनर्जी टाइगर से डियर में फ्लो होने का चांस नहीं है। इसलिए फूड चेन्स में एनर्जी यूनिडायरेक्शनल के रूप में फ्लो होती है। उसी तरह ट्रॉपिक लेवल्स में लोअर ट्रॉपिक लेवल में रहने के ऑर्गेनिजम्स बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। लेवल्स बढ़ जाते ही उन लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम होती रहती है। कभी कभी एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन में रहने का एनिमल और एक फूड चेन में भी रह सकता है। माने एक इकोसिस्टम में अनेक फूड चेन्स इंटरलिंक्ड के रूप में रह सकता है। इसी तरह एक के साथ एक लिंकअप होने के सारे फूड चेन्स को एक ही बार प्रेजेंट करते तो ऐसा रहता है। इसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब माने कलेक्शन ऑफ फूड चेन्स है। ताकि मैं समझता हूं कि आप सबको फूड चेन्स, फूड वेब्स और ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। बायोमैग्निफिकेशन। पौधों पर कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस और इंसेक्ट्स हमेशा अटैक करते रहते हैं तो इनको कंट्रोल नहीं करते तो पौधों कमजोर हो जाते हैं, कभी कभी मर जाते भी हैं। इसलिए फसलों में पौधों को कीड़ों से बचने के लिए सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। ये हानिकारक रसायन हमारे फूड चेन्स में प्रवेश करके कई समस्याओं लाते हैं। ये रसायन हमारे फूड चेन्स के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, अब देखेंगे। ये रसायन प्लांट बॉडीज के अंदर 2 प्रकार से प्रवेश होते हैं। एक, पौधों पर ये रसायन छिड़कते समय में वो उन पत्तों के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। 2, जमीन पर गिरे हुए इंसेक्टिसाइड्स मिट्टी में मिल जाते हैं। पौधों उनके जड़ों के द्वारा पानी को चूसते समय उन पानी से एक केमिकल रेसिड्यूज प्लांट का बॉडी में एंटर होते हैं। सॉइल में मिक्स हुए गए पेस्टिसाइड्स अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। कभी कभी उस मिट्टी में मिले हुए केमिकल रेसिड्यूज रेन के पानी में फिसलकर तालाब और नदियों में पहुंचते हैं। उस पानी को इस्तेमाल करने के प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडीज में ये केमिकल्स पहुंचते हैं। इस तरह पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स फूड चेन्स के अंदर एंटर होते हैं। हम समझेंगे कि एक तालाब में रेन वाटर के द्वारा पेस्टिसाइड्स पहुंचे गए, उस तालाब में हुए एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर वे केमिकल्स एंटर हो जाते हैं। उन पौधों को खाने के स्नेल्स में भी वो केमिकल्स एंटर होते हैं। तो एक स्नेल अपना जीवन काल में अनेक पौधों खाती है। इसलिए एक प्लांट में हुए केमिकल रेसिड्यूज से एक स्नेल के शरीर में ज्यादा रेसिड्यूज कलेक्ट होते हैं। इस तरह कंटामिनेट हुए अनेक स्नेल्स को खाने की मछलियों के बॉडी में और ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं। हम समझेंगे कि इस फूड चेन में आखिर में रहने वाला है आदमी। वो आदमी के शरीर में ऐसा कंटामिनेट हुए कई फिशेस खाने के द्वारा
और ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एक्यूमुलेट होते हैं। इस फेनोमेनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, the increasing buildup of toxic substances within organisms that happens at each stage of the food chain is called biological magnification. हम रोज जो खाना खाते हैं वो खाना माने राइस, व्हीट, शुगर, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स आदि हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। इन चीजों में एक्यूमुलेट हुए पेस्टिसाइड रेसिड्यूज हमारा शरीर के अंदर पहुंचते हैं। हम फूड इंग्रेडिएंट्स को खूब साफ करने पर भी और पकाने पर भी उन केमिकल्स को हम पूरी तरह से निकाल नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉडी में इन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का मैकेनिज्म भी नहीं है। ये पेस्टिसाइड रेसिड्यूज हमारा शरीर में रहने के कारण कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। ओजोन डिप्लीशन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है। कुछ खास परिस्थितियों में 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, वही ओजोन है। ओजोन एक पॉइजनस गैस है। असल में यह ओजोन कैसा बनाता है और कहाँ रहता है, अब देखेंगे। हमारा एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में माने धरती से 15 to 40 किलोमीटर हाइट में ओजोन लेयर रहती है। सनलाइट में हुए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एटमॉस्फेयर में हुए ऑक्सीजन पर पड़ने पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम्स की तरह स्प्लिट होती है। इस तरह स्प्लिट होने के ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर 3 ऑक्सीजन एटम्स रहने का ओजोन मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। 1980 से एटमॉस्फेयर में ओजोन कम होना साइंटिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किया था। इसका कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामक एक केमिकल कंपाउंड रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एसीज, स्प्रे कैन्स तैयारी में ये केमिकल कंपाउंड को इस्तेमाल किए थे। 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP वाले सभी देशों से किया गया एग्रीमेंट के अनुसार क्रमशः CFC कंजम्पशन को पूरी तरह से रोकने के लिए निर्णय लिया था। आजकल वर्ल्ड वाइड किसी कंपनी भी सिर्फ बिना CFC के रेफ्रिजरेटर्स को ही उत्पादन करना होगा। ओजोन डिप्लीशन को CFC एकमात्र कारण नहीं है। लगभग 100 प्रकार के गैसेस यह ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। इन गैसेस के उपयोग को कम करना या रोकने के द्वारा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम रोज कई प्रकार के गार्बेज को फेंक डालते हैं। उसमें वेजिटेबल वेस्ट, लेफ्टओवर फूड, पेपर्स, प्लास्टिक कवर्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, ओल्ड क्लॉथ्स आदि हो सकते हैं। है तो गार्बेज को कलेक्ट करने वाले इस कचरे को 2 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं। एक बायोडिग्रेडेबल, 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले हम बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के बारे में देखेंगे। जमीन पर गिरे हुए पेड़ों के पत्तों धीरे धीरे सॉइल में मिल जाते हैं। ऐसा मिलने का कारण है कि मिट्टी में रहने का बैक्टीरिया उन पत्तों को डीकंपोज करना। उसी तरह किसी जानवर मर जाते तो बैक्टीरिया उस शरीर को डीकंपोज करके मिट्टी में मिला देती है। असल में डीकंपोज करना का मतलब क्या है, आपको मालूम है क्या? चीज़ों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से तैयार होती है। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स की तरह अलग करने की तरीके को डीकंपोजिशन कहते हैं। बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स की मदद से पदार्थों को डीकंपोज करते हैं। चीज़ों जैसे प्लांट बॉडीज, एनिमल बॉडीज, फूड, पेपर, क्लॉथ, इन सबको बैक्टीरिया डीकंपोज कर सकते हैं। इन आइटम्स को हम बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कहते हैं। है तो एक प्लास्टिक बॉटल को मिट्टी में फेंकते तो
उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि बैक्टीरिया ये चीज को डिकम्पोज करने के लिए उसके लिए आवश्यक एंजाइम्स बैक्टीरिया में होना है। लेकिन नायलॉन, प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करने का एंजाइम्स बैक्टीरिया में नहीं रहते। इसलिए इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल्स मिट्टी में मिलने के बिना लंबे समय तक वैसा ही रह जाते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स, कप्स, पॉलीथीन कवर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स, ग्लास आदि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए उदाहरण है। हमारे लाइफस्टाइल में आने की परिवर्तन को कारण दिन ब दिन गार्बेज का उत्पादन बढ़ जा रहा है। पुराने दिनों में पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को इस्तेमाल करते थे। अब सब लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन मटेरियल को यूज कर रहे हैं। दिन ब दिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इस तरह बढ़ जाने का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा हानि हो रही है। एनवायरनमेंट में कई समस्याओं उत्पन्न होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के यूज को रिड्यूस करना, उनको रिसाइकिल और रीयूज करने के द्वारा इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर CBSE वीडियोस, please subscribe to Grade Booster channel and press the bell icon to get the notifications of all our latest uploads. Thanks for watching. Please like the video. Please share this video with your friends. Please subscribe to Grade Booster channel. Press the bell icon to get all the latest updates. Check the description to find links of other useful videos. Check the end screens for our new videos.